नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग हिंदी सेशन का अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है पद के भेद, इसके विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हिंदी में कई सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया हमारे चैनल पर जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग पद के भेद जो होते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। पद के भेद क्या होते हैं, कितने भाग होते हैं इसके, क्या क्या इसमें आता है, कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखिए और अंत तक बने रहिए। ठीक है, जब आप लोग वीडियो को स्टार्ट से अंत तक देखेंगे तभी आपको टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं पद के भेद। पद के भेद जो होते हैं इंग्लिश में इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, तो वही हिंदी रूपांतरण है। पद के जो भेद हैं इनकी संख्या कुछ लोग जानते होंगे कितनी होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 8 होते हैं, लेकिन पद के भेद जो होते हैं इनकी संख्या केवल 5 होती है। ठीक है, पहला जो होता है इसको बोलते हैं संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया विशेषण और अव्यय। तो ये नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया और नंबर 5 हो गया। ठीक है, पद के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। अव्यय जो होता है इसके 4 पार्ट होते हैं, लेकिन इंग्लिश वर्जन में अगर आप पढ़ेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 टाइप का होता है। तो यहाँ पर भी इसके 8 टाइप ही हो जाएंगे, लेकिन पद के भेद की अगर संख्या पूछेगा तो ये 5 होती है। लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो अव्यय जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय और तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय और जो लास्ट चौथा होता है ये होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस प्रकार से अव्यय के 4 भाग होंगे और 4 पार्ट ये हो गए, तो टोटल मिला के 8 हो जाते हैं। लेकिन पद के भेद की अगर बात करेगा तो ये केवल 5 ही होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। अव्यय के 4 भाग इस प्रकार से हो जाएंगे। अब बात करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो सबसे पहले हम लोग संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। सभी लोगों ने बचपन से पढ़ा है, कक्षा 5 से 8 तक 12 तक पढ़ते चले आ रहे हैं। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा जो होती है ये कितने प्रकार की होती है? पहले प्राचीन समय में कुछ वर्षों पहले अभी संज्ञा केवल 3 ही प्रकार की मानी गई थी, लेकिन मॉडर्न टाइप जो अब एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें संज्ञा जो है कुल 5 प्रकार की मानी गई है। संज्ञा के जो प्रकार हैं वो 5 हैं। कौन कौन से हैं समझ लीजिएगा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा है, चौथा द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा और 5वां जो आपका हो जाएगा ये भाववाचक संज्ञा में आता है। ठीक, तो इस प्रकार से संज्ञा के 5 भाग हो जाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा के 5 पार्ट हो जाएंगे। अब इनमें अंतर समझते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक में। इस प्रकार से व्यक्तिवाचक क्या होता है? जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम दिया हो उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है राम है, मेल कैंडिडेट राम है, फीमेल कैंडिडेट में सीता आ गया मान लिया, और यहाँ पर किसी वस्तु का नाम आ गया जैसे कि केला है, सेब है, इस प्रकार से पेन है, पेंसिल है, और
किसी स्थान का अगर नाम दे दें, ठीक, तो ये जैसे कि मान लो शहर का नाम है आगरा है, किसी पर्वत का नाम है तो हिमालय है, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी का भी यहाँ पर नाम दिया जा सकता है, तो उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से जातिवाचक जो संज्ञा होती है, इसमें क्या होता है, जहाँ पर किसी विशेष जाति का बोध किया जाए, जिससे उसे जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये व्यक्तियों के नाम हैं, तो व्यक्ति में मेल कैंडिडेट में लड़का आ गया और फीमेल में लड़की आ गई, पुरुष या महिला आ सकता है, ठीक है। किसी वस्तु का कोई वस्तु हो सकती है, जैसे कपड़ा है। अब कपड़ा कई प्रकार का होता है, तो अलग अलग किस क्वालिटी का कपड़ा किस कंपनी का है, तो वो चला जाएगा व्यक्तिवाचक में केवल कपड़ा आता है, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। किसी गांव अगर केवल दे रखा है तो ये जातिवाचक हो जाएगा, और गांव का नाम दे रखा है रामपुर, सीतापुर, हरदोई, ठीक है, कोई गांव का नाम है, जैसे जो भी गांव का नाम है तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। शहर का नाम है जैसे आगरा, लखनऊ, तो केवल शहर अगर आता है तो ये हो जाएगा जातिवाचक। केवल देश का नाम, यहाँ देश आता है तो भी जातिवाचक हो जाएगा। केवल महाद्वीप लिखा है तो जातिवाचक हो जाएगा। केवल पर्वत लिखा है तो जातिवाचक हो जाएगा। केवल नदी लिखा है तो ये जातिवाचक हो जाएगा। नदी का नाम आता है गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किसी पर्वत का नाम आता है हिमालय है, ठीक है, कोई भी पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आप लोगों को अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर क्या होता है। पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, लेकिन उसकी पूरी जाति का बोध करा दे तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसके बाद समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी समूह का बोध हो जाए वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए कक्षा है, कई बच्चों का एक समूह होता है कक्षा, ठीक है। सेना है, कई इसमें सैनिक होते हैं, सेना हो गई। भीड़ है, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सभा है, सभा होती है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। परिवार है, परिवार में कई सारे लोग होते हैं। टीम है, इसमें भी कई सारे लोग होते हैं। तो इस प्रकार से समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। पुलिस है, ये भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा यानी कि जिस शब्द से किसी हमें समूह का बोध हो, जहाँ पर एक से अधिक कई सारे लोग मौजूद हों, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके बाद पदार्थवाचक जो संज्ञा होती है, ये इसको 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक कौन कौन से देख लीजिए। एक होता है ठोस पदार्थ, दूसरा होता है द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ। ठोस, द्रव, गैसीय। तो ठोस में क्या आ जाएगा, जैसे हमारे जो सिर के बाल होते हैं ये ठोस होते हैं, ठीक है। ऊन जो होती है ये ठोस होती है। लकड़ी जो होती है ये भी ठोस होती है। ऊन कभी किसी ने तरल अवस्था में देखी है? नहीं देखी, तो ऊन कैसी होगी? ठोस होगी। कपड़ा कैसा होगा? ठोस होगा। बाल हमारे कैसे हैं? कभी पानी में पिघल जाएंगे? नहीं पिघलेंगे, तो ये भी ठोस हो गए बाल, ठीक। लकड़ी है। इसके अलावा सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, इस प्रकार की जितनी भी धातुएं हैं सब ठोस में ही आएंगे, ठीक है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, अन्य सारी जो भी धातुएं हैं सब ठोस में आते हैं। द्रव में क्या आ जाएगा, जैसे पानी है, किसी भी प्रकार का तेल हो, चाहे वो खाद्य तेल हो, चाहे वो खनिज तेल हो, चाहे वो वनस्पति तेल हो, जो भी तेल है वो सब लिक्विड में आ जाएंगे। पानी आ जाएगा, तेल आ जाएगा, दूध आ जाएगा, दही आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा और घी आ जाएगा। यानी कि दूध से बनने वाले सारे प्रोडक्ट जो हैं ये भी सब किस में आते हैं? लिक्विड में आते हैं। और गैसीय पदार्थ में क्या आ जाएगा, जैसे कि हवा है ये भी गैसीय पदार्थ में आएगी। धुआं जो है ये भी गैसीय पदार्थ में आएगा। और जितनी भी गैसें हैं CO2, ठीक है, CO,
SO2, इसके अलावा अन्य डिफरेंट जितनी भी गैसें हैं सब इसी गैसीय अवस्था में आ जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर जो द्रव्य पदार्थ है, द्रव्यवाचक जो संज्ञा है उसके 3 भाग हैं, ठोस, द्रव, गैस, और इस प्रकार से इनको डिवाइड कर देंगे। तो इसको भी समझ लिया होगा सभी ने। भाववाचक संज्ञा क्या होती है इसको समझते हैं। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दशा, भाव आदि का बोध होगा उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे क्रोध। क्रोध जो है ये क्या है, भाव है, पकड़ के तो देख नहीं सकते, क्रोध को महसूस किया जा सकता है, ये व्यक्ति क्रोधित है। क्रोध है, ठीक है, मिठास है। अब 2 व्यक्तियों की अच्छी मित्रता है तो उनके बीच में मिठास है, और 2 व्यक्तियों के बीच में अगर शत्रुता है तो उनके बीच में खटास है। तो ये भी भाव हो गया। क्रोध है, मिठास है, कड़वाहट है, ठीक है, एक दूसरे के बीच में जो कड़वाहट है उसको क्या भाववाचक में ले आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आशा आ जाएगा, एक दूसरे से उम्मीद बनाए है, आशा है, निराशा है। बुढ़ापा शब्द है, बुढ़ापा किसी ने पकड़ा तो है नहीं, दिखाई तो पड़ नहीं रहा है ये बुढ़ापा है, महसूस कर सकते हैं कि इस व्यक्ति में बुढ़ापा आ गया है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, स्किन जो है उसमें झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आंखें अंदर की ओर धंस गई हैं, तो ये बुढ़ापा महसूस किया जा सकता है, तो भाव में आता है। ठीक है, इसके अलावा दूरी जो है, जैसे 2 व्यक्तियों में दूरी, एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, आमने सामने आना नहीं चाहते हैं, तो ये दूरी को प्रदर्शित करता है। और निकटता ये भी भाव में आएगा, जैसे कि हम लोग बहुत ही निकट रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, हमारे तार से तार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो वो निकटता में आएगा। चाहे हम कितनी भी दूर हों, कोई व्यक्ति विदेश में भी अगर हमारी डेली उससे बात होती है, ठीक, तो वो निकटता के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये भी एक भाव हो गया। ठीक है, और चाहे हम कितने भी पास रहते हों, अगर एक दूसरे का संपर्क नहीं है तो वो दूरी है एक दूसरे के बीच की। ठीक है, तो दूर चाहे जितना हो, पास चाहे जितना हो, भाव के द्वारा ही उसमें दूरी और निकटता को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल थे। ठीक है, आगे इसमें भाववाचक में कुछ शब्द का जो कन्वर्सेशन है उसको भी देखते हैं। यहाँ पर शब्द जो हैं जातिवाचक से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं भाववाचक, विशेषण से बनते हैं भाववाचक, क्रिया से बनते हैं भाववाचक, और अव्यय से भी भाववाचक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ जातिवाचक में पुरुष दिया है, पुरुष से पुरुषत्व भाववाचक शब्द हो गया, कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा पुरुषत्व किस में आएगा, तो ये भाववाचक में। नारी से बन जाता है नारीत्व, गुरु से बन जाता है गुरुत्व, और मानव से मानवता बन जाएगा, पशु से पशुता बन जाएगा। यानी कि पशुता शब्द जो है व्यक्ति के अंदर पशुता है, यानी कि मूर्ख नहीं बोलते हैं, बिल्कुल जानवर हो क्या, तो वही पशुता भाववाचक में आ जाएगा। अपना से सर्वनाम से शब्द जो भाववाचक में बन जाएगा अपनत्व। जब हम एक दूसरे के बीच अपनत्व दिखाते हैं तो ये भाव है, और किसका है, सर्वनाम का है। मम से ममत्व, निज से बन जाएगा निजत्व। फिर विशेषण से भाववाचक बनाएंगे। सुंदर शब्द जो विशेषण है, किसी की जो विशेषता बताता है वही विशेषण होता है। तो जैसे राम सुंदर है तो राम की विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द, तो सुंदर से यहाँ भाववाचक में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सुंदरता। और इसका जो अन्य नाम है सौंदर्य, सुंदर का भाववाचक सुंदरता या सौंदर्य हो जाएगा। वीर का भाववाचक वीरता हो जाएगा, और धीर का यहाँ पर धैर्य हो जाएगा। लाल का यहाँ पर लालिमा हो जाएगा, और भोला जो शब्द दिया है इसका हो जाएगा भोलापन। नहीं बोलते हैं इसमें बहुत भोलापन है, बहुत भोला भाला है, तो वही भोला से भोलापन। क्रिया से भाववाचक बनाएंगे तो घबराना से ये बन जाएगा घबराहट, और थकना से ये बन जाएगा थकावट। चढ़ना से चढ़ाई बन जाएगा, रुकना से रुकावट। तो इस प्रकार से क्रिया से हम भाववाचक में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अव्यय से भाववाचक में क्या हो जाएगा, दूर से हो जाएगा दूरी, निकट से निकटता हो जाएगा, और नीचे से नीचाई हो जाएगा, और समीप से समीपता हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जातिवाचक से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक शब्द और अव्यय से भाववाचक शब्द हम लोगों ने समझ लिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। जो संज्ञा है उसका रूप परिवर्तन जो होता है वो लिंग और वचन के अनुरूप होता है। ठीक है, किसके अनुरूप होता है, लिंग और वचन। संज्ञा का रूप परिवर्तन लिंग और वचन के अनुरूप होता है। तो हिंदी में दो लिंग होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। संस्कृत की बात करेंगे तो यहाँ पर नपुंसक लिंग भी तीसरा हो जाता है। और हिंदी में अगर वचन की बात करेंगे तो हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, तो संज्ञा का रूप परिवर्तन लिंग और वचन के अनुरूप होता है। हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और वचन भी दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर देखते हैं पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। तो इसको इस प्रकार से अलग अलग लिख लेंगे। यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे कि यहाँ पर बचपन शब्द है ये पुल्लिंग में आएगा, सूर्य शब्द है पुल्लिंग में आएगा, चंद्रमा है ये भी पुल्लिंग में आएगा, और इसके अलावा यहाँ पर कवि शब्द है ये पुल्लिंग में आएगा, कपि शब्द है ये भी पुल्लिंग में आएगा, ममता है ये स्त्रीलिंग में आएगी, रोटी शब्द स्त्रीलिंग में आएगी क्योंकि रोटी खाई जाती है, रोटी खाया नहीं जाता है। ममता होती है ना कि होता है। ठीक है, ममता हो गया, रोटी हो गई। इसके अलावा यहाँ पर महिमा हो गई, महिमा की जाती है ना कि किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अन्य जो नाम है, दही जो है ये आपका होता है ना कि होती है, तो ये पुल्लिंग में आ जाएगा दही शब्द। इसके अलावा आगे देखते हैं, इसमें चाकू जो शब्द है ये भी पुल्लिंग में आ जाएगा, चाकू होता है ना कि चाकू होती है। ठीक है, सामान, सामान होता है ना कि सामान होती है, तो सामान पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अन्य नाम में जैसे नेता है तो यहाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा नेत्री, कवि था तो कवयित्री हो जाएगा यहाँ स्त्रीलिंग। ठीक है, महान शब्द जो है पुल्लिंग में आता है, इसी प्रकार से महती शब्द जो है ये स्त्रीलिंग में आता है। साधु शब्द पुल्लिंग में आएगा, इसका स्त्रीलिंग साध्वी हो जाएगा। ठीक है, और योगी शब्द आपका पुल्लिंग में आएगा और स्त्रीलिंग में इसको योगिनी के नाम से जानते हैं। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा किसी भी माह का नाम है, माह का नाम जैसे हिंदी में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद जो महीनों के नाम हैं हिंदी वाले सारे जो हैं आपके किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे पुल्लिंग में। इसके अलावा जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीनों के नाम हैं उसमें कुछ हिंदी में आते हैं और कुछ पुल्लिंग में आएंगे, कुछ स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे जनवरी है, जनवरी होती है तो ये स्त्रीलिंग हो गई, फरवरी होती है स्त्रीलिंग हो गई, मार्च आता है तो ये पुल्लिंग हो गया, अप्रैल आता है तो पुल्लिंग हो गया, मई आती है तो स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, जून आता है तो पुल्लिंग हो गया, जुलाई आता है, जुलाई आती नहीं, जुलाई आती है, जुलाई आ गई तो जुलाई स्त्रीलिंग होगी ना कि पुल्लिंग। फिर जुलाई के बाद अगस्त आ गया, अगस्त पुल्लिंग है, सितंबर आ गया पुल्लिंग है, अक्टूबर आ गया पुल्लिंग है, नवंबर आ गया पुल्लिंग है, दिसंबर आ गया पुल्लिंग है। तो जनवरी, फरवरी और मई और जुलाई ये शब्द जो हैं आपके स्त्रीलिंग होंगे, बाकी सब पुल्लिंग हो जाएंगे। और चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ जो महीनों के नाम है सब पुल्लिंग में आते हैं।
इसके अलावा दिनों के नाम जो हैं ये सब पुल्लिंग में आएंगे। सोमवार होता है, रविवार होता है, मंगलवार होता है, दिनों के नाम आ जाएंगे। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। जितने भी पर्वत हैं सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आ जाएंगे। ग्रह जो हैं ये सब पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन इसमें एक पृथ्वी ग्रह जो है ये आपका स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है। धातुएं जो हैं ये पुल्लिंग में आएंगी, लेकिन चांदी और एल्युमिनियम ये आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। बाकी सोना होता है, लोहा होता है, कापर होता है, इस प्रकार से ये धातुएं सब पुल्लिंग में आ जाएंगी। ग्रहों के नाम पुल्लिंग में आ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह ऐसा है जो स्त्रीलिंग शब्द में आता है। ठीक है। तो ये याद रखेंगे, पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में आएंगे। जैसे हिमालय पर्वत होता है, नीलगिरी पर्वत होता है, अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत जो है ये होता है। तो इस प्रकार से। और स्त्रीलिंग में और क्या आ जाएगा, जैसे किसी नदी का नाम है, नदी का नाम स्त्रीलिंग में आएगा। तिथियां जो हैं ये स्त्रीलिंग में आएंगी। जैसे 5 तारीख थी, 6 तारीख आ गई, 7 तारीख आ गई, 20 तारीख आ गई, तो तिथियां जो हैं ये सब स्त्रीलिंग में आ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो भाषाओं के नाम हैं, भाषा का नाम जो है ये भी आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा। जैसे जापानी है, पुर्तगाली है, तुर्की भाषा है, ठीक है, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, तो जितनी भाषाएं हैं, गुजराती, मराठी, सब आ जाएंगी आपकी स्त्रीलिंग में आ जाएंगी। इसके अलावा अगर वचन की बात करें तो हिंदी में वचन 2 ही होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में क्या आता है, बहुवचन में क्या आता है, हम समझ लेते हैं। जैसे सामान, सामान खरीदा, ना कि सामाने खरीदा, खरीदे। ठीक, तो सामान होता है एक वचन। माल खरीदा, माल लदा हुआ है, माल भरा हुआ है, तो ये भी एक वचन में आ जाएगा। ठीक है, सामान हो गया, माल हो गया। अब यहाँ स्त्रीलिंग में 2 शब्द और लिख लेंगे, मिलावट और सजावट। मिलावट की जाती है, सजावट की जाती है, तो ये भी दोनों स्त्रीलिंग में ही आ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जनता और लिख लेंगे, जनता होती है। ठीक, तो ये एक यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं, हाँ स्त्रीलिंग में आ जाएगा जनता, लेकिन जनता जो है होती है तो एक वचन में भी आ जाएगी। लोग होते हैं तो ये बहुवचन में आ जाएंगे। प्राण निकल गए तो बहुवचन में आ जाएंगे। आंसू छलक पड़े तो बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, हस्ताक्षर किए जाते हैं तो ये बहुवचन में आ जाएगा। लोग, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, ये भी बहुवचन में आ जाएगा। सामान खरीदा, माल खरीदा, जनता बेईमान है, जनता ईमानदार है, लोग बेईमान हैं तो लोग बहुवचन में आएगा, जनता एक वचन में आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये शब्द आप लोग नोट कर सकते हैं। ये छाया एक वचन में हो जाएगा, छाया होती है। बाल, बाल कटवाए, बाल झड़ गए, बाल टूट गए। ठीक है, तो बाल जो है ये बहुवचन में आ जाएगा, छाया एक वचन में आ जाएगी। ठीक है, और आगे देख लीजिएगा, इसमें हवा बह रही है तो एक वचन हो जाएगा। दूध होता है, दही होता है। ठीक है, दही जमाया, दही जमाई नहीं, दही जमाया एक वचन। ठीक, इस प्रकार से लोग, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, ये शब्द सारे बहुवचन में आ जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। और ये संज्ञा जो था टॉपिक ये आपका फिनिश हो गया। इसके बाद आगे सर्वनाम को पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम है, किसी व्यक्ति का नाम सीता है, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट। यहाँ पर पूरा वाक्य लिखा और राम जा रहा है, सीता जा रही है। ठीक, तो संज्ञा के स्थान पर राम की जगह और श्याम की जगह हम वह लगा दें, वह जा रहा है, वह जा रही है।
तो राम और सीता की जगह जो शब्द आया वह आया है, तो वह जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम जो टोटल होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 जो होता है इसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। नंबर 2। नंबर 3 में आ जाएगा आपका निश्चयवाचक, यहाँ लिख लेंगे दूसरा। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 में आ जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 में आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 में आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक, तो इस प्रकार से सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होंगे। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? किसी व्यक्ति, अब व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाएंगे। किसी व्यक्ति के स्थान पर, व्यक्ति में या स्त्री या पुरुष के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो आ जाएंगे पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक जो होता है ये 3 प्रकार से इसको जानते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आता है मैं और हम, मध्यम पुरुष में तुम आता है और उत्तम पुरुष में वह शब्द आता है। ठीक है, ये शब्द आता है, वे शब्द आता है, ये उत्तम पुरुष में आ जाएगा। ठीक, अब प्रथम पुरुष में मैं से रिलेटेड मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमसे, हमको, हमें, ये शब्द आ जाएंगे सब प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुमने, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, ये सब आ जाएंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में। उत्तम पुरुष में वह, उससे, उसको, उसका, उसकी, ठीक है, इसे, उसे, ये सब आ जाएंगे आपके उत्तम पुरुष में। तो ये आपका प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम फिनिश हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है इसमें समझ लें। ये शब्द निकटता और दूरी को दर्शाते हैं। निकटता और दूरी को दर्शाने वाले शब्द निश्चयवाचक में आएंगे। इसमें निकटता में यह और ये आएगा, दूरी में वह और वे आता है। ठीक है, देखिए जैसे निकट में अगर कोई वस्तु रखी है, या मेरी कुर्सी है, या मेरा पेन है, या मेरा घर है, या मेरी गाय है। दूर हैं, बहुत हैं, प्लूरल बहुवचन में है, ये मेरी गाय है, ये मेरे घर हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पापा हैं। ठीक, प्लूरल में जब हम यूज करेंगे। और दूरी में एक वचन में वह मेरा घर है, वह मेरा भाई है। और बहुवचन में वे मेरे पड़ोसी हैं, वे मेरे चाचा हैं, वे मेरे बच्चे हैं। इस प्रकार से दूरी में इसको यूज करेंगे। अनिश्चयवाचक क्या होता है? जहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं होता है। इसके लिए शब्द जो यूज किए जाते हैं जैसे कुछ, कुछ ना कुछ, कोई और कोई ना कोई। कुछ, कुछ ना कुछ, कोई, कोई ना कोई। जैसे कुछ फल ले आइए बाज़ार से, तो कुछ भी निश्चित नहीं है कितने फल ले आएँ। कुछ ना कुछ ले आना, कुछ ना कुछ खाने में लाइए, तो ये सब निश्चित नहीं है। कोई आ रहा है, हमें रास्ते में दिखाई पड़ रहा है, कोई आ तो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कौन आ रहा है। ठीक है, तो निश्चित नहीं है, कोई आ रहा है। ठीक, कोई ना कोई आ तो रहा है। आगे कोई ना कोई काम कीजिए, कोई ना कोई बाजार जाए, ठीक, कोई ना कोई खाना बनाए। इस प्रकार से घर में ये शब्द बोले जाते हैं। संबंधवाचक में क्या आ जाएगा? इसमें केवल जो और सो 2 सर्वनाम शब्द यूज किए जाएंगे। जहाँ पर 2 सर्वनाम शब्द एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं उसको यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जागेगा सो पावेगा, जो आया है सो जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? प्रश्न करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक में केवल 2 ही शब्द होते हैं। एक वस्तु बोधक होता है और दूसरा होता है प्राणी बोधक।
प्राणी बोधक में क्या यूज करेंगे, प्राणी बोधक में कौन शब्द यूज करेंगे, और वस्तु बोधक में क्या शब्द यूज करेंगे। जैसे क्या खा रहे हो, क्या धो रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ठीक, क्या उठाया, क्या गिराया, तो ये वस्तु बोधक हो गए। प्राणी बोधक में कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन सो रहा, कौन खा रहा, कौन बैठा, तो ये प्राणी बोधक हो गए। फिर निजवाचक जो सर्वनाम होता है, इसमें समझ लीजिए निजवाचक में स्वयं पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ठीक है, स्वयं पर प्रयुक्त होने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे स्वतः, स्वयं, खुद, आप, अपने आप, ये सारे शब्द आ जाएंगे आपके निजवाचक सर्वनाम में। मैं स्वतः ऐसा काम कर लूँगा, मैं ये काम खुद कर सकता हूँ, मैं स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, ठीक, इस प्रकार से ये सारे शब्द आ जाएंगे आपके निजवाचक में। तो ये सर्वनाम का जो टॉपिक था ये क्लियर हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। संज्ञा और सर्वनाम को आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। पद के भेद में जो आगे बाकी के जो टॉपिक्स हैं इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आप इन टॉपिक्स को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।